तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो प्रोटीन का जो नेक्स्ट लेक्चर है, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा हमारे पास पेप्टाइड क्या होता है, डाइपेप्टाइड क्या है, टाइड पेप्टाइड क्या है। आपको बताया गया था कि भाई अगर मेरे पास कहीं पर एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कनेक्ट होते हैं ना, अगर एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं ना, तो उसे मैं बोलता हूँ बेटा डाइपेप्टाइड। और उसके अंदर आप ध्यान रखिएगा बेटा एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और कुल मिला के अगर जब तीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे एमिनो एसिड के, तो मेरे पास जो बनेगा उसका नाम होगा ट्राइपेप्टाइड। और उसके अंदर बेटा दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि हमारा जो प्रोटीन है वो कितने पार्टों में डिवाइड करा गया है, कुल मिला के प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप सभी लोग। हेडिंग पड़ेगी क्लासिफिकेशन, हेडिंग पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को बच्चा कैसे क्लासिफाइड करा गया। ठीक है, तो देखो भाई प्रोटीन बेटा दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक को मैं बोलता हूँ बेटा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को बोलता हूँ बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब मेरे पास जो प्रोटीन है, मेरा जो पहला पार्ट है मेरे पास फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरा मेरे पास जो होता है वो बच्चा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दोनों में मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि भाई दोनों प्रोटीन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला से आपसे पेपर में खूब पूछा गया है कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं और बच्चा मेरे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेटा क्या होते हैं। देखो भाई मेरे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो धागे की तरह होते हैं, स्प्रेड लाइक होते हैं, जैसे SPRED स्प्रेड धागे की तरह होते हैं। मतलब कुल मिला के इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा उनको मैं बोलता हूँ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है ना। और अगर कोई इस तरह से स्फेरिकल कुल मिला के स्फेरिकल शेप में ऐसे जा रहा है, मतलब स्प्रेडॉल टाइप का बनाता हुआ जा रहा है बेटा, तो उसको मैं बोलता हूँ बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर कोई धागे की तरह है, स्प्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक है, मतलब ठीक है ना, अगर थ्रेड लाइक आपका चल रहा है, धागे की तरीके है, तो मैं बोलता हूँ फाइब्रस। और अगर स्पेरिकल शेप में ऐसे कॉइलिंग टाइप में चल रहा है तो उसे मैं बोलता हूँ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, मेरे पास दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो मेरे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं बेटा, जितने भी मेरे पास फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, इनमें जब क्या होता है कि ये वाटर सोल्यूबल थोड़ा सा क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब इनकी जो वाटर सोल्यूबिलिटी है, वाटर सोल्यूबिलिटी बेटा कम देखी गई है। और जो ग्लोबुलर वाले हैं बेटा, इनकी बच्चा वाटर सोल्यूबिलिटी जो है वो आपकी ज़्यादा देखी गई। ठीक है, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं अगर इसमें जरा सा मैं टेम्परेचर चेंज करूँ, थोड़ा सा pH चेंज कर दूँ, तो इनकी सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब दीज प्रोटीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय थोड़ा सा चेंज। मैंने क्या कहा, थोड़ा टेम्परेचर आप बढ़ा दें या थोड़ा pH वगैरह अगर आप चेंज कर देना, तो इनके सेहत पे कोई खास फर्क बेटा नहीं पड़ता है। मगर अगर मैं ग्लोबुलर वाले में बेटा अगर जरा सा भी pH वगैरह चेंज कर देता हूँ ना, अगर मैं ग्लोबुलर वाले में जरा सा भी pH चेंज कर दूँ, जरा सा भी टेम्परेचर, तो इनके स्ट्रक्चर में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल जाएगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे बड़ा एक फेमस प्रोटीन है जिसको मैं केराटिन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, केराटिन बोलता हूँ। ये आपके नेल्स हैं, हेयर्स हैं, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, एक फाइब्रोइन होता है। क्या होता है, फाइब्रोइन, ये बेटा सिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बड़े फाइब्रस प्रोटीन के दो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, एक आप केराटिन ध्यान रखिएगा, दूसरा फाइब्रोइन ध्यान रखिएगा। जो केराटिन होता है वो नेल्स में है, हमारे पास नेल्स जो होते हैं उसमें जो हेयर है उस, ठीक है, इस तरह में। और जो फाइब्रोइन सिल्क में होता है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसका तो एक तो हो गया हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया बच्चा, हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ब्लड में आपका वाटर में सोल्यूबल होता है। दूसरा एल्बुमिन होता है। ये एल्बुमिन आपका एग में पाया जाता है, आपको पता होगा एल्बुमिन ये अंडे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाकी हीमोग्लोबिन सभी बच्चे जानते होंगे, ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछ दे भाई कि भाई प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बता दो भाई, कैसे क्लासिफाइड करा गया है, तो आप बताओगे बेटा दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है। पहला मेरे पास है फाइब्रस प्रोटीन, जो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे की तरीके होते हैं, उनको फाइब्रस बोलते हैं। जो स्पेरेडॉल टाइप में बनाते हैं बेटा उनको क्या बोलता हूं मैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं जो फाइब्रस वाले होते हैं, इनकी जो वाटर सोल्यूबिलिटी होती है बेटा ये काफ़ी कम होती है। मगर ये वाले जो होते हैं बेटा इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और ये जो इनके एग्जाम्पल मैंने बताया, केराटिन प्रोटीन हो गया,
फाइब्रोइन प्रोटीन हो गया। और इसके एग्जाम्पल बेटा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, प्लस मैंने बताया एक पॉइंट और कि अगर इसमें थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर या सोल्यूशन का पीएच मतलब एसिडिक या बेसिक करेंगे तो जरा से में कोई खास चेंजेस नहीं होगा। हाँ, जब आप ज़्यादा पीएच बदलेंगे तो इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, मगर इनमें क्या है, ये बेटा पीएच और कुल मिला के टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जरा सा भी आपने अगर बच्चा टेम्परेचर बदल दिया ना, अगर जरा सा भी आपने टेम्परेचर बदल दिया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रोटीन का, जो मेरे पास स्ट्रक्चर है बेटा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरे पास जो प्रोटीन है बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिए सभी बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो भाई, प्रोटीन के मेरे पास 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक को मैं बोलता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अपनी बात बहुत शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में ही आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक होता है मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर और एक होता है मेरे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रोटीन होता है उसके बेटा आपके 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलो पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास अगर कोई पूछ दे भाई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, तो मैं बता दूं कि जो प्रोटीन में आपको पता होगा अच्छे खासे चेन इस तरह चलती है, बताओ सही है। तो इसमें एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एमिनो एसिड के जुड़ने का सीक्वेंस क्या है, मतलब कहना चाह रहा हूँ कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ। जब आपको ये पूरा सीक्वेंस पता होगा कि हाँ भैया पहले नंबर पे ग्लाइसिन है, दूसरे नंबर पे आपका टायरोसिन है, तीसरे नंबर पे आपका एलानिन है, ये जो सीक्वेंस होगा इसी सीक्वेंस को ही बेटा मतलब कुल मिला के प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, हमारे पास एमिनो एसिड के जुड़ने का सीक्वेंस बताता है। जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा VAL, फिर SER, फिर GLY, फिर LYS, फिर लिखा मैंने HIS, ऐसे करता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे वैलिन आ रहा है बेटा, दूसरे नंबर पे सेरीन आ रहा है, तीसरे नंबर पे ग्लाइसिन आ रहा है, चौथे नंबर पे लाइसिन आ रहा है, पांचवें नंबर पे क्या हिस्टीडीन। ऐसे ही जो सीक्वेंस होगा इसी सीक्वेंस को ही हम लोग बोलते हैं बेटा अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुल मिला के प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन की चेन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्रोटीन की चेन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है तो उसे मैं बोलता हूं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कोई अगर ऐसे लिख दे आपके सामने और कह दे कि बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का बना है, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। कुल मिला के छोटी सी भाषा में आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। किसी भी प्रोटीन की चेन में एमिनो एसिड्स का बच्चा जो भी सीक्वेंस होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। देखो भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरे पास 2 प्रकार का होता है। एक मेरे पास होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा मेरे पास होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 प्रकार का मेरे पास बच्चा होता है। एक होता है हेलिक्स, इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, मेरे पास हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कुल मिला के अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में, मतलब प्रोटीन ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स होता है। इसी का उल्टा जो होता है बेटा इसको मैं बीटा हेलिक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा, बीटा हेलिक्स। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कहीं लिखा मैंने CO ग्रुप, ठीक है, और कहीं लिखा मैंने NH ग्रुप, तो इनके बीच H बॉन्ड बना होता है। ठीक है, कहीं लिखा मैंने CO ग्रुप और कहीं लिखा मैंने NH ग्रुप, तो आपस में ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। जैसे मैंने यहाँ लिखा CO ग्रुप तो यहाँ लिखा मैंने NH ग्रुप, तो इनके बीच बेटा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपका स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है। तो आपका इस तरह से कॉइलिंग होगा तो मैं अल्फा हेलिक्स बोलता हूँ, अगर इस तरह से कॉइलिंग होगा तो मैं बीटा हेलिक्स बोलता हूँ। और इसके जो CO में बेटा कौन सा ग्रुप आता है, कौन सा एटम आता है, ऑक्सीजन, और NH में बेटा H है, तो इनके बीच बेटा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, और जो मेरे पास बीटा प्लेट स्ट्रक्चर है ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलता हूँ पैरेलल स्ट्रक्चर, एक को बोलता हूँ बच्चा पैरेलल, और दूसरे को बोलता हूँ बच्चा एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। 2 प्रकार का भी मैं ड्रा कर दूंगा। ये 2 प्रकार का होता है, इसको अभी ड्रा करूंगा कि पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास क्या होता है बच्चा एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। हेलिक्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो ऐसे कॉइलिंग शेप में चल रहा होगा ये अल्फा हेलिक्स होगा,
ऐसे चलेगा तो बेटा क्या बोलता हूँ, बीटा हेलिक्स। और इनके बीच जो CO और NH होता है उनके बीच बेटा क्या बना होता है, H बॉन्ड। और जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग कभी कभी सीड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीड स्ट्रक्चर। कभी आ जाए कि हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप जवाब देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आज जवाब क्या देंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। या उसने पूछ दिया कि बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो भी आप बताओगे एक प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रा कर पाऊँ कि यहाँ पर मैं पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है बच्चा, ये लोग बड़ा मुश्किल से ड्रा कर पाते हैं, टीचर बताते नहीं अपने स्कूलों में कि भाई ये कैसे ड्रा होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब होता है सिमिलर, एक के नीचे एक के नीचे, जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है। एंटी पैरेलल का मतलब उल्टा होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहले पैरेलल की बात करता हूँ, ठीक। मैंने इस जगह पे NH लिया, इस जगह पे मैंने CH पे R ले लिया, फिर C डबल बॉन्ड O लिया। फिर मैंने एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो चलाने का अरेंजमेंट है वो जिगजैग रखिएगा। क्या रखिएगा, जिगजैग। हर जगह जो हो वो जिगजैग रखेंगे तो सही बनेगा, ठीक है। NH हो गया, NH के बाद मेरे पास यहाँ CH पे R हो गया, उसके बाद मेरे पास C डबल बॉन्ड O ऊपर दिखाऊंगा मैं, फिर NH मैं नीचे दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे CH पे R दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के बाद क्या दिखाता हूँ, NH मेरे पास ऊपर चला गया, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अपने नीचे के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ऊपर जैसा रखूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिखा दिया NH, फिर क्या हो गया CH पे R, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर क्या हो गया NH हो गया, फिर क्या हो गया CH पे R हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, CH के बाद क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा CH पे R, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर N पे नीचे H, फिर आपका CH पे R। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, देखिए जैसे ऊपर NH है तो नीचे भी NH। इसी तरह मैं नीचे भी एंटी पैरेलल ड्रा कर दूंगा, थोड़ा छोटा करके ड्रा कर लूंगा, मगर हाँ समझा इसी में दूंगा, ठीक है। आप देखिए ऊपर NH है, नीचे भी NH है, ऊपर CHR, जो ऊपर है बिल्कुल जस्ट वही नीचे है। तो इसमें H बॉन्ड बनाने के लिए देखो ये H और ये देखो ये O, तो H बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो थोड़ा तिरछा H बॉन्ड बनेगा, थोड़ा डिस्टेंस लेके H बॉन्ड बनेगा। ये देखो एक यहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पर H, यहाँ पर O, तो यहाँ पर इस तरह से H बॉन्ड बन रहा है। मतलब देखो H बॉन्ड की संख्या थोड़ी कम आएगी, जगह जगह पे आप देखेंगे तो H बॉन्ड की संख्या थोड़ी सी कम आएगी। अब मैं बात करता हूँ अपने एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर की, ठीक है। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मान लो मैंने ऊपर चलाया यहाँ पर NH, ये मैंने लिख लिया CH पे R, फिर क्या लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखूंगा बेटा NH लिखूंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे CH पे R, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा बेटा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद लिखूंगा NH लिखूंगा, NH के बाद क्या लिखूंगा CH पे R, फिर क्या लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, फिर लिखूंगा NH। इसमें क्या करना है, एंटी मतलब हो गया यहाँ पर इस जगह पहले आप CO दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे CO के बाद आप यहाँ पर NH नीचे दिखाएंगे, फिर CH पे R यहाँ दिखाएंगे, फिर आप क्या दिखाएंगे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर दिखाएंगे NH दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह चलेगा CO CHR, ऐसे दिखा दूँ क्या, ऐसे काम कर लेते हैं, उल्टा दिखा देता हूँ। ये CO के बगल में पहले दिखाता हूँ CHR दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे दिखाता हूँ NH, ठीक है। NH के बाद फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH पे R, ठीक है। उसके बाद CH के बाद ये हो गया NH हो गया, ये क्या हो गया आपका CO हो गया, CHR हो गया, फिर मेरे पास हो जाएगा NH, फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर मेरे पास CHR हो गया, फिर C डबल, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH हो जाएगा, CO हो चुका है तो ये NH हो गया, ऐसे चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ NH है और NH के नीचे बेटा क्या आ रहा है CO आ रहा है, तो देखो यहाँ पर भी बढ़िया तो चौकस H बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो O है, यहाँ पर भी चौकस से H बॉन्ड बन जाएगा, RR बनेगा, यहाँ पर भी चौकस H बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी चौकस H बॉन्ड बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ NH के नीचे CO है, CO के नीचे NH है। देखो मैंने उल्टा चालू करा, CO के नीचे CO नहीं रखा, तो जब CO के नीचे CO होगा और NH के नीचे NH जैसे ऊपर वाला, तो ये होगा पैरेलल और ये होगा एंटी पैरेलल। आप ध्यान से देखिए, इसमें H बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें H बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है। तो बेटा जो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, अगर कोई पूछे कि आपके पास जो बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर होता है, अगर आपसे कोई पूछे
कि आपके पास जो बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इसमें आपके कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, पैरेलल एंटीपैरेलल। कोई पूछे इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप जवाब देंगे सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा एंटी पैरेलल में H बॉन्ड की संख्या बेटा ज्यादा होती है, इस वजह से जो एंटी पैरेलल वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू मेरे पास पैरेलल स्ट्रक्चर। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं अपने टर्सरी स्ट्रक्चर की। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए मेरे को कुछ नहीं बताना है, आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है फाइब्रस प्रोटीन और जो मैंने बताया है ग्लोबुलर प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछता है, बात सुनिए भाई ध्यान से, अगर आपसे कभी टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है तो आपको हमेशा बता देना है फाइब्रस और ग्लोबुलर। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर का कुछ भी आ जाए तो आप उसमें अपना फाइब्रस स्ट्रक्चर बताने वाले हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन आपको बता देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है मेरे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो कुल मिला के क्वांटम स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो भाई हमारे पास जो प्रोटीन की चेन चलती है वो होती तो धागे ऐसी है, मगर वो फोल्डिंग शेप में होती। फोल्डिंग का मतलब हो गया ऐसे चलेगा, फिर कहीं ऐसे चलेगा, कहीं ऐसे आ जाए, कहीं कोई उलझा हुआ नहीं होगा, वो फोल्डिंग शेप में मेरे पास चलती है, ऐसे फोल्डिंग शेप में चलती, ठीक है। मतलब मेरे पास जो प्रोटीन का जो फोल्डेड फॉर्म होता है, ध्यान से बात सुनेंगे आप तो अच्छी बात समझ में आएगी। मेरे पास जो प्रोटीन का बेटा फोल्डेड फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है बेटा, फोल्डेड फॉर्म जो होता है ना, जो फोल्डेड फॉर्म है वो मेरे पास होता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का क्या होता है बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें बेटा 4 प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, एक होता है आयनिक इंटरेक्शन, एक होता है डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और एक मेरे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। इस कारण से ये फोल्डेड फॉर्म में आती है। अब ध्यान से देखिए, कहीं कहीं पर ये ग्रुप दूर भाग रहा है, कहीं कहीं पे ये ग्रुप काफी पास आ गया। तो जहां पर ये पास आ गया है वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जहां पर ये पास आ गया है वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मगर जहां पे ये दूर हो गया है वहां पर हाइड्रोफोबिक मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो ये मैं पास मान रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं CO ग्रुप होगा और यहाँ मेरे पास NH होगा, क्या होगा, NH। तो इनके बीच H बॉन्ड है, H बॉन्ड, जो कि फिलहाल होगा इस जगह पे, मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, छोटा है, तो ये इस वजह से पास होगा। देखो ये दोनों काफी दूर हो गए, तो मान लो यहाँ पर CH पे R लगा होगा या CH2 पे R, और यहाँ पर भी मेरे पास CH2 पे R, तो बेटा R के बीच चूंकि रिपल्सन लगेगा तो ये दूर हो गया होगा। यहाँ पर हो सकता है डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया तभी ये पास हो गया, या कहीं पर अगर हो सकता है मेरे पास ये NH3+, आपको बताया गया होगा कि जगह जगह ज्यूटर आयन भी होता है, क्या होता है, ज्यूटर आयन। तो ये NH3+ और COO-, तो इनके बीच बेटा कौन सा इंट्रैक्शन हो गया, आयनिक इंट्रैक्शन। ये आयनिक इंट्रैक्शन है, ये बेटा हमारे पास डाइसल्फाइड इंट्रैक्शन है जो पास लेके आएगा चेन को। ये बेटा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है जो दूर लेके जाएगा, हाइड्रोफोबिक दूर लेके जाएगा। और ये बेटा H बॉन्ड वाला इंट्रैक्शन है जो बच्चा पास लेके आएगा। मतलब आपके पास जो प्रोटीन का फोल्डेड फॉर्म है, मेरी बात समझ रहे हैं, प्रोटीन का जो फोल्डेड फॉर्म है बेटा, ये आपका इसमें 4 प्रकार के इंट्रैक्शन से ये फोल्डिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। एक मेरे पास CONH के बीच H बॉन्ड हो सकता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा R के बीच रिपल्सन से बेटा दूर हो सकता है, तो ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। यहाँ पर डाइसल्फाइड से पास आ जाता है, तो ये भी एक प्रकार का अट्रैक्टिव है। और ये आयनिक इंट्रैक्शन से भी पास आता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कितने प्रकार के इंट्रैक्शंस होते हैं, तो आप बता देना सर यहाँ पे मेरे पास 4 प्रकार के इंट्रैक्शंस होते हैं, उन चारों के नाम मैंने बता दिए। और इसी वजह से बच्चा ये कॉइलिंग फॉर्म में होता है। फटाफट उसको वीडियो पॉज करके बना लीजिए आप। तो उम्मीद है आपने बना लिया होगा और आप बता भी पाएंगे कि आपके प्रोटीन के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। मैंने चारों एक्सप्लेन कर लिए। बहुत लोग इसको बताने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं, सर ये कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, किताबों में तो बड़े कठिन तरीके से बेटा दे रखे हैं। तो अब मैं बात करता हूं अपने लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हेडिंग डाल दीजिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो भाई ऐसा है कि प्रोटीन की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, प्रोटीन यानी मास की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, ये तब तक बेटा एग्जिस्ट करेंगी जब तक वो फोल्डेड फॉर्म में होगा। जब तक फोल्डेड फॉर्म में होगा
तब तक उसकी सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसे, मैंने मास को दबाया फिर उड़ गया, मैंने मास को दबाया फिर उड़ गया, मैंने दबाया दबा रह गया, तो भैया प्रोटीन की प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई। जब तक ये फोल्डेड फॉर्म में है, जब तक ये फोल्डिंग फॉर्म में है तब तक इसकी प्रॉपर्टियां हैं। मगर अगर बेटा ये अनफोल्डेड हो गया, अगर ये अनफोल्डेड हो गया, ऐसा हो गया, तो प्रोटीन की सारी प्रॉपर्टियां बेटा समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो फोल्डेड फॉर्म को अनफोल्डेड फॉर्म में ले जाना, फोल्डेड फॉर्म को अनफोल्डेड फॉर्म में ले जाना कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, और ये सर होता कैसे है? ये कई तरीके से हो सकता है। आप हीट कर दें प्रोटीन को, आप लाइट दे दें, ठीक है, आप कोई एसिड डाल दें, आप कोई बेस डाल दें, आप कोई सॉल्ट एक्सेस में कर दें, आप एल्कोहल डाल दें। क्या डाल दें? एल्कोहल। कुल मिला के ये 6 तरीके मैंने लिखे हैं। अगर आप किसी भी प्रोटीन को बहुत देर तक हीट कर दें, या उसको बहुत देर तक बहुत तेज़ लाइट में एक्सपोज कर दें, या फिर उसमें ज़रा सा एसिड डाल दें, या बेस डाल दें, या ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट डाल दें, या फिर उसमें एल्कोहल डाल दें, तो बेटा उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो चला जाता है और अननेचुरल यानी कि ऐसा फॉर्म बन के आ जाता है। इसको मैं बोलता हूँ बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके 2 बड़े एग्जाम्पल है। आपने अंडा देखा है, एग देखा है, उसके अंदर जो एल्बुमिन है, अगर मैं हीट करता हूँ ना तो वो बेटा वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? डीनेचुरेशन। और दूध से जो दही बनता है, कर्निक ऑफ जो आपका जो दूध है उससे जो दही बनता है, वो भी आपका जो है, जो कर्ड आप बनाते हैं मिल्क से, ठीक है, वो भी जो बनना है एक प्रकार का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो ये 2 बेस्ट एग्जांपल आपके पास थे। एक तो आपका जो एल्बुमिन था अंडे के अंदर, पहले लिक्विड फॉर्म में था, आप हीट कर देते तो देखते हैं सॉलिड फॉर्म में वाइट कलर का सॉलिड बन जाता, ठीक है। और अगर जो दूध से दही बनना है वो भी बेटा इसी का एग्जाम्पल। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है बेटा फिनिश हो गया है, और इसी तरह आपके लेक्चर लगातार आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।